को मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो के हेयर के ये होता है हमारा 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर, और इसे हम नाम देते हैं वेव नंबर का। दिस इज वेव नंबर। के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड वी कॉल दिस एज द वेव नंबर। अच्छा, व्हाट अबाउट ओमेगा? एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों टर्म्स हैं, इनके मायने ये हैं, और इस तरीके से आप ई वाई बी जेड या इन टर्म्स को आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने सीख ली है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमको आनी चाहिए। देखो ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है, मैं आपको बता दूं। एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको सिलेबस से फिलहाल बाहर कर दिया गया है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, पूरा का पूरा चैप्टर थियोरेटिकल रह गया है। यानी आप रीडिंग करें, मेन चीज़ें उसको अंडरलाइन करें और उसको थोड़ा लर्न करने की कोशिश करें, इस तरीके का चैप्टर ये रह गया है। मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन नहीं है अब इसमें। ठीक है, अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो प्रॉपर्टीज़, हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें भेज चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात, प्रॉपर्टीज़ में वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? आप कहेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या ऐसी वेव्स को किसी तरीके की मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है? आपका जवाब होगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चलती है, क्योंकि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब एक चीज और आती है इंपॉर्टेंट, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां लिखता चलूंगा मैं। स्पीड ऑफ लाइट को हम ई नॉट ओवर बी नॉट से लिख सकते हैं। सी इक्वल्स टू ई नॉट ओवर बी नॉट, ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड में। ठीक है, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ती है। एक प्रॉपर्टी और होती है, एक बड़ा क्वेश्चन कई बार आया है कि डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं? तो आपका जवाब होगा यस, दे कैरीज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। हाउ? ठीक है, मैं समझा देता हूं, बाकी आपके नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है आपको कि कैसे ये होता है। देखिए, जिस जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको आपने लिखा था यूई से, यूई लिखा था आपने, यूई इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी होगी। अब हम ये भी जानते हो भाई कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी होगी। वो कितनी होती है? 1/2 बी स्क्वायर ओवर बी नॉट। ठीक है, यानी जिस जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो साथ में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो ना हो। ठीक है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी जरूर होती होगी। सो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो कि कितनी बराबर होगी? यूई प्लस यूबी के, यूई प्लस यूबी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब है टोटल एनर्जी डेंसिटी भी होती होगी, जिसको आप यूई प्लस यूबी कह सकते हैं। और जब टोटल एनर्जी डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है तो उसको हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहली बात हो गई कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं,
क्योंकि एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये मोमेंटम भी कैरी करती हैं? और हम इस चीज को कैसे वेरीफाई करें? तो जवाब होगा यस, दे कैरीज मोमेंटम ऑल्सो, बट हाउ दे कैन बी, इट कैन बी वेरीफाइड। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैंने ये डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान लिया। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके सामने एक प्लेन कंसीडर कर लिया। ठीक है, which is normal to the direction of the propagation of the electromagnetic wave. You consider a plane. अब आपने जो प्लेन कंसीडर किया है, इस प्लेन पर मान लीजिए आपने कोई चार्ज प्रोड्यूस किया। ठीक है, चार्ज यहां पे आपने प्रोड्यूस किया किसी भी मीन्स से, हम उसमें नहीं जाएंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया। ठीक है, यहां आपने चार्ज प्रोड्यूस किया और आप देखेंगे कि जब ये वेव इधर से प्रोपोगेट होती जा रही थी, तो इस चार्ज के अंदर जो आपने प्रोड्यूस किया था, जो कि स्टेशनरी था, इट स्टार्ट्स मूविंग, उसके अंदर मूवमेंट आ गई। और जब भाई उसके अंदर मूवमेंट आ गई, तो मूवमेंट कब आती है? जब किसी को धक्का लगाते, है ना? तो मूवमेंट का मतलब इट विल हैव मोशन, इट स्टार्ट्स मूविंग मीन्स इट विल एक्वायर सम मोमेंटम, P इक्वल्स टू mv, है ना? तो हम कह सकते हैं कि भाई इस सिचुएशन में अगर किसी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर किसी प्लेन पे रख दिया जाए, तो वो मूव करने लगता है। और जब वो मूव करने लगता है, तो ये बात साबित होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करती हैं। एंड देयर इज अ रिलेशन विच कनेक्ट दीज टू। ठीक है, किस किसको? मोमेंटम एंड द एनर्जी। दैट रिलेशन इज P इक्वल्स टू U ओवर C। एक रिलेशन और है, ये भी आपको ध्यान रखना है, P इक्वल्स टू U ओवर C। ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस इन छोटे छोटे फॉर्मूलों पे डायरेक्टली आ जाते हैं, है ना? सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, फॉर दैट ऑल्सो। एक बात और, एक टर्म और आता है रेडिएशन प्रेशर। देखिए, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करेगी, वहां पर रेडिएशन प्रेशर, सरफेस पर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको हम बोल देते हैं रेडिएशन प्रेशर। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? रेडिएशन प्रेशर, फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? सेकंड लॉ को देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम अपॉन एरिया। ये होगा ना, टाइम इनटू एरिया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला आपको रेडिएशन प्रेशर का मिल जाता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू एरिया, एंड दिस विल बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर। सो आई थिंक जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें, प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहला पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक और है इसका, वो टॉपिक क्या जरा उसकी भी बात कर लेते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक एंड यू हैव टू गो थ्रू अ इंपॉर्टेंट टेबल गिवन इन योर बुक फॉर दैट एंड अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मीन्स एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस्ड, हाउ दे कैन बी यूज्ड, हाउ दे कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, व्हाट आर देयर वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी रेंजेस, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कैप्ट इन योर माइंड, है ना। सो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगले 2-4 मिनट में, ठीक है, और वहाँ उसके बाद ही ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरा देखते हैं क्या होता है। Now electromagnetic spectrum.
देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर ऑर्डरली अरेंज कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो ऑर्डरली अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर देता है। अब इस स्पेक्ट्रम में कई सारी वेव्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले रेडियो वेव्स, then comes the microwaves, then comes the visible infrared, then visible, then ultraviolet, then after ultraviolet you can consider X-rays, and in the last gamma rays। ठीक है, ये ग्रुप है पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका। हमें फोकस किन चीजों पे करना है, ऑन व्हाट फैक्टर्स वी हैव टू फोकस दिस। तो देखो मैं आपको यहां बता दूं, सबसे पहले वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा प्रोडक्शन और चौथा यूज। ये 4 पॉइंट हैं जिन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। और अगर हम इनमें से वेवलेंथ को लर्न कर लेते हैं कि भाई वेवलेंथ का ऑर्डर हमारा इतने से स्टार्ट कर रहा है, इतने पे जाके खत्म होगा, तो फ्रीक्वेंसी जैसे उसके अपोजिट चलता है, तो यहां पर कोई ज़्यादा इसको परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए वेवलेंथ रेडियो वेव्स के लिए 0.326 × 10⁻² मीटर के ऑर्डर की होती है। 0.326 × 10⁻³ मीटर्स, है ना, ये इसका ऑर्डर होता है किसका, वेवलेंथ का, रेडियो वेव्स के लिए। अब जब आप रेडियो वेव्स के बाद माइक्रो में जाओगे, तो माइक्रो में जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इधर साइड में वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज, और जब वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी, वेवलेंथ डिक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो आप यहां देख पा रहे हैं दैट विल बी ऑफ द गामा रेज, और गामा रेज की जो कह दीजिए पेनिट्रेटिंग पावर कैसी होती है, लार्जेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, दिस इज गामा रेज, ठीक है। इनमें से एक वेव ऐसी है जिनको हीट वेव्स भी बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन आ गया है, तो वो भी ध्यान रखना है, इंफ्रारेड, इनको एक नाम और है हीट वेव्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, एनसीईआरटी की किताब के अंदर भी अवेलेबल है, और जो भी आप साइड बुक लेते हैं उसके अंदर भी अवेलेबल है। जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है, एंड ट्राई टू पॉइंट आउट ओनली, ट्राई टू फोकस ओनली ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। केवल वेवलेंथ के बारे में स्टडी करें, वेवलेंथ का ऑर्डर देख लें कि हमारा किधर इंक्रीज हो रहा है, किधर डिक्रीज हो रहा है। अगर वेवलेंथ का ऑर्डर आपको पता चला गया तो फ्रीक्वेंसी उसके रेसिप्रोकल होती है, जिधर वेवलेंथ बढ़ रही है उधर फ्रीक्वेंसी घटेगी, और साथ में ये इन वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसका प्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, और इन लास्ट यूज, क्योंकि यूज से सवाल जरूर आता है। कई बार क्या होता है, आपको वेवलेंथ लिख के दे दी और कहा बताइए कि ये किस रीजन को बिलोंग करती है, ये कौन सी वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसका कम से कम 1 या 2 यूज बता दीजिए, या उसका कोई प्रोडक्शन बता दीजिए, ठीक है। इस टाइप के 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू।